ब्रिज के आसपास का एरिया भीड़ से भर गया। जो लोग पानी में गिरे थे उनकी फैमिली चीख और चिल्लाते हुए रो रही थी। किसी की तो 2 छोटे बच्चे जो कार में थे वो नीचे गिर गए थे। बारिश का मौसम चल रहा था और नदी का बहाव भी बहुत ज्यादा था। रेस्क्यू टीम आ चुकी थी लेकिन अभी तो बस 1-2 लोगों को ही ढूंढा गया था। मीडिया लगातार वहां की स्थिति की रिपोर्ट दे रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई। आसमान में अचानक से काले बादल घिर आए और धीरे धीरे बारिश ने गति पकड़ ली। तेज बारिश के साथ अब रेस्क्यू टीम के लिए उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। पुलिस टीम ने भीड़ को देखते हुए तेज आवाज में कहा, देखिए बारिश बहुत तेज है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग यहाँ भीड़ जमा ना करें और अपने घर जाइए। जिसकी फैमिली मुसीबत में है वही यहाँ रुकेगा, लेकिन पुल से दूर, क्योंकि अब इस पुल का कोई भरोसा नहीं है। अगर ये फिर से टूट गया तो और भी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। सभी ने इंस्पेक्टर की बात सुनी और भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। उसी भीड़ के बीच में से एक लंबा सा आदमी, जिसका लंबा ओवरकोट हवा में लहरा रहा था, सर चेहरा जिस पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, वो भागते हुए टूटे पुल की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी पुलिस ने बैरियर लगा दिए और उन्हें जाने से रोकते हुए कहा, सॉरी सर, आप आगे नहीं जा सकते। मौसम की वजह से इस वक्त पुल पर जाना सही नहीं है। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है और अगर मौसम इसी तरह खराब रहा तो सबसे लिए डेंजरस हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कितना खतरा है, तुम आनिक्य राणावत को जाने से रोक नहीं सकते। मेरी मंगेतर खतरे में है, मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता। उस नाम को सुनकर सभी पुलिस वाले शॉक हो गए और डरते हुए अपने सामने खड़े आदमी को देखने लगे, जो अब अपनी लाल गुस्सेल आंखों से उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, सर हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि किसी को जोखिम न उठाने दिया जाए और हमारी रेस्क्यू टीम नीचे नदी में ही सबको ढूंढ रही है। प्लीज विश्वास रखिए, आपकी मंगेतर जल्दी ही मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर आनिक्य चिढ़ गया। उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई। वही आर्क जो ठीक पीछे खड़ा था वो डर गया। उसने जल्दी से अपने मास्टर के कान में कहा, आपको छुपकर ही मैडम को ढूंढने जाना पड़ेगा। आप जाइए, मैं इन लोगों का ध्यान भटका दूंगा। उसने ये आइडिया इसलिए दिया था क्योंकि अगर वो ये नहीं कहता तो उसके मास्टर अभी सबको अपनी शक्तियां दिखा देता, जो उनके लिए खतरा साबित होता। उसके बाद आर्क उनसे डिटेल लेने का नाटक करने लगा, जिससे सभी पुलिस वालों का ध्यान उस पर चला गया और बाकी के चीखते हिलाते लोगों को शांत कराने में लगे थे। इसी के बीच आनिक्य पुल के उसी कोने से, जो शुरू में ही था, वहां से तेजी से कूद गया। पुलिस टीम का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन मीडिया का फोकस उस पर ही था। जब से वो आया था वो पता कर रहे थे कि बिजनेस किंग का कौन खास खतरे में है, जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। लेकिन अपने सामने का सीन देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वो रिपोर्टर जिसने इस सीन को अच्छे से रिकॉर्ड किया था वो लाइव जनता को बताता है, जैसा कि आपने देख सकते हैं, द ग्रेट बिजनेसमैन आनिक्य राणावत, जो अपने निर्दयी और रूड स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जिनका हर दाव दूसरे बिजनेसमैन के 10 दाव से बेहतर होता है। आज वो किसी अपने के लिए इतना परेशान और घबराए हुए थे कि पुलिस के रोकने के बाद भी अपने खास इंसान को बचाने के लिए नदी में कूद गए हैं। इस न्यूज ने तहलका मचा दिया। राणावत ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कौन नहीं जानता था। वो इंदौर ही नहीं बल्कि इंडिया की बेस्ट कंपनी थी, जिसका बिजनेस अब्रॉड में भी फैला हुआ था। राणावत खानदान वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली थी, जिसके बारे में न्यूज सुनकर सभी को अच्छा लगता था। यहाँ सबसे ज्यादा जिस बात ने लोगों का ध्यान खींचा वो उस खास इंसान के बारे में था, जिसे ढूंढने के लिए खुद द आनिक्य राणावत अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने खराब मौसम में पुल से बिना सोचे समझे कूद गए थे।
वही ठाकुर फैमिली से अभिमन्यु जी किसी को कुछ भी बताए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मिहिर ने इतनी जल्दी में बाहर जाते हुए देख लेता है और खुद से कहता है, ये डैड इतना परेशान क्यों है? कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ, जब बात फैमिली की ही तभी वो इतने परेशान होते हैं, नहीं तो बिजनेस की कोई भी टेंशन उन्हें अफेक्ट नहीं करती। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसका होने रिंग करने लगता है। जब वो कॉलर आईडी देखता है तो जल्दी से कॉल पिक करके, क्या बात है, आज ऑफिस में काम करने की जगह तू मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मिहिर ये सब छोड़ जल्दी से टूटे हुए ब्रिज के पास आज जो कॉलेज के रास्ते में पड़ता है, देख मुझे लगता है मैंने तेरी फैमिली की कार को नीचे गिरते देखा है और शायद उसमें आर्या भी हो सकती है। सागर ने जल्दी से एक ही सांस में घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। मिहिर तो शॉक रह गया था, तभी उसे अपने डैड का ऐसे भागना याद आया। वो लड़खड़ा गया ये सोचकर कि अगर उसकी बहन ब्रिज से नीचे गिरी तो क्या वो ठीक होगी, वो मिली होगी? ये सब ख्यालों के साथ बहुत सारी नेगेटिव बातें भी उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने खुद को संभालने के लिए रेलिंग को पकड़ लिया और हिम्मत करके बाहर की तरफ भागा। नित्या जी ने उसे नहीं देखा, वो तो अपनी बेटी के घर आने का वेट कर रही थी और उसके लिए आज दही चाट और फ्रेंच फ्राइज बना रही थी, क्योंकि आर्या का ये खाने का बहुत मन था। दूसरी तरफ आनिक्य उस छोर से नदी के बीचों बीच आ गया। उसके तैरने की स्पीड बहुत तेज थी। तभी धैर्य उसके सामने निराशा में सर झुकाकर खड़ा हो गया। आनिक्य की आईब्रो आपस में जुड़ गई और वो दांत पीसकर हुए बोला, तुमने मेरी स्वीटहार्ट को खो दिया। एक ही तो काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तुम्हें बस उसे अपनी आंखों के सामने रखना था। मास्टर, मैं मैडम के तुरंत बाद ही कूद गया था। उनकी कार मेरे कूदने से बस 1 मिनट पहले ही नदी में गिरी थी, उसके बाद मैं भी पीछे से आ गया। कार में पानी नहीं भर पाया तब तक मैं पहुंच गया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। मैं खुद हैरान रह गया ये सोचकर कि इतनी जल्दी कौन रिएक्ट करके निकल सकता है, वो भी दरवाजे को बंद करके। आनिक्य के दिमाग में भी यही बात चल रही थी। तभी उसने अपनी गहरी आवाज कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी स्वीटहार्ट पानी में ही नहीं गिरी? ये बोलते हुए उसने ब्रिज को देखा। उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया और वो ब्रिज पर देखने लगा, लेकिन उससे पहले ही किसी की पतली सी आवाज आई, मिस्टर राणावत। आनिक्य जब पीछे मुड़ा तो उसके सामने वही चेहरा था जिसे वो देखने के लिए इस वक्त तड़प रहा था। आर्या तेजी से उसके पास आई और गले लगाने को हुई कि तभी वो बेहोश हो गई। आनिक्य ने उसे कंधों से पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदल गया। आनिक्य ने एक हाथ से उसे आर्क की तरफ किया और बोला, ले चलो इसे, कहकर वो तेजी से तैरते हुए बाहर निकला। वहीं आर्क शॉक होकर अपने मास्टर को देखता रहा, फिर हिम्मत करके उसने अपनी मैडम का हाथ पकड़ा और तैरते हुए उन्हें किनारे की तरफ ले जाने लगा। वहीं अभीर उसी किनारे पर उनका वेट कर रहा था, क्योंकि जब वो आया तो उसने आनिक्य को कूदते हुए देख लिया था और उसे भरोसा था कि वो उसकी बहन को बचा लेगा। इसलिए वो पहले ही उस नदी के सबसे नजदीकी किनारे पर खड़ा हो गया। जब उसने आनिक्य को अकेले वापस आता देखा तो वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब उसकी नजर आर्क पर गई जो उसकी बहन जो बेहोश थी उसे हाथ पकड़कर लेकर आ रहा था, अभीर की मुट्ठी कस गई और वो गुस्से से खुद से बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किसी दूसरे के हवाले करने की? वो अपनी नाखुश नजरों से आनिक्य को घूरता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहां अभिमन्यु जी, आकृति और मिहिर भी आ जाते हैं। उन्हें भी किसी ना किसी तरह पता चल ही गया था। अपनी बहन को देखकर आनिक्य बोला, दी आप आर्या को संभालो और सभी लड़के अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लो। उसके कहते ही सब समझ गए, क्योंकि आर्या पूरी तरह से भीगी हुई थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे मुड़ गए। वहीं आकृति ने अपने स्कार्फ से उसे कवर किया और उसे कंधे से पकड़कर ले जाने लगी।
उसी के साथ सभी पीछे पीछे चलने लगे। रात का समय, जैसे ही आर्या को होश आया वो घबरा गई और उसने अपने बेड साइड पर अपने मॉम डैड को देखा तो वह उनके गले लग गई। कुछ नहीं हुआ है मेरी गुड़िया को, सब कुछ ठीक है, कहते हुए नित्या जी उसके सर को सहलाने लगी। उसने यहाँ वहाँ पूरे रूम में आंखें फिराई और प्यार से बोली, मॉम, मिस्टर राणावत कहाँ है? क्या वो मेरे साथ यहाँ नहीं रुके? इस बात का जवाब तो खुद नित्या जी के पास भी नहीं था। हाँ, अभीर और अभिमन्यु जी से उसने सुना था कि आनिके ही उसे बचाकर लाया है, लेकिन जब सबने उसे अंदर आने को कहा तो वो काम का नाम देके वहां से चला गया। मॉम, आप कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसने इस बार मासूमियत से पूछा। बेटा, आनिके अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हें बचाने आया था, इसलिए वो वापस ऑफिस चला गया अपनी मीटिंग को हैंडल करने जिसे उसने रात के लिए शिफ्ट करने को कहा था, नित्या जी ने प्यार से समझाते हुए कहा। उन्होंने झूठ भी नहीं कहा था। जब उन्होंने आनिके को देखा तो उसकी हालत काफी खराब थी, उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि आर्या के मिल जाने के बाद भी उसके चेहरे पर छाई बेचैनी कम नहीं होती। आर्या भी आगे कोई सवाल नहीं करती और सर हिलाकर सोने के लिए आंखें बंद कर लेती है। आनिके अपने रूम में खड़ा बाहर होती बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब से इमोशंस थे। वो जब से आया था बस ऐसे ही कुछ सोचते हुए बिना भाव के खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे, आंखें लाल और बाल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, फिर भी उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और बेहद हैंडसम चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि ये लुक उसे बहुत ही हॉट और बोल्ड दिखा रहा था। तभी पीछे से दक्ष की आवाज आई, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? आर्क ने बताया तुमने जो किया। मैं भी हैरान हूँ ये सुनकर कि तुमने आर्या को खुद अपने पास रखने के बजाय आर्क को संभालने के लिए दे दिया। अपनी बात कहने के बाद वो आनिके के चेहरे को गौर से देखने लगा, लेकिन उस पर एक भी भाव नहीं थे। जो भी उसकी आंखों में इमोशंस थे वो भी गायब हो गए, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। तभी वही परछाई जो उसका अंगरक्षक है वो आई और सर झुकाकर कहा, मास्टर, हमने उस पूरी जगह को छान लिया लेकिन किसी के गायब होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। आनिके की आंखें गहरी हो गई और उसने दोनों को अपना हाथ दिखा दिया। वो भी उसका इशारा समझ गए और वहां से चले गए। आधी रात एक अंधेरी जगह पर कोई बेहोश पड़ा था। तभी दरवाजा खुला और दो परछाई अंदर आई। इसे होश क्यों नहीं आया अभी तक? पहली वाली परछाई ने गुस्से से जमीन पर पड़ी लड़की को देखकर पूछा। दूसरी परछाई एक टेढ़ी हंसी के साथ, कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट थी इसलिए इसे बेहोश करने के लिए हमें डबल डोज हाई पावर ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ा, इसलिए अभी तो बेहोश है। मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी इसे होश में लाओ। पहली परछाई गुस्से से दांत पीसकर बोली। उसकी जिद को देखकर दूसरी परछाई ने उस लड़की जो बेहोश थी उसके बाली में अपना हाथ कसा और तेजी से उसके सर को दीवार से मार दिया। आह! तेज चीख के साथ वो लड़की को धीरे धीरे होश आने कहा। उसका चेहरा जो ज्यादा पानी में रहने की वजह से सफेद ही पड़ गया था, अब दर्द वजह से पीला पड़ गया और माथे से खून की एक धारा बन गई। जैसे ही अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो पहले इतने अंधेरे को देखकर उसने कसके आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली। अब उसे हल्की रोशनी जो दरवाजे के बाहर से आ रही थी। कैसी हो मिस अर्यांशी ठाकुर? दूसरी परछाई ने उसके बालों को छोड़कर खड़े होते हुए कहा और एक शातिर स्माइल करते हुए अपने सामने जमीन पर लेटी लड़की को देखने लगा। तुम कौन हो? उसने बस इतना ही पूछा। उसकी आवाज में कोई अपनापन, डर या घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद को अनजान जगह पर देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा।
पड़ता भी क्यों, वो अकेली 5 साल तक अकेले ही अंधेरे में रही है, जो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, ना एक साल, बल्कि पूरे 5 साल का वक्त है। तुम्हें किडनैप किया गया है और तुम यहाँ मुझसे जान पहचान करना चाहती हो। उस दूसरी परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है जिसने मुझे किडनैप किया है। अगर अच्छे से अपना मकसद बता दोगे तो अच्छा ही होगा, नहीं तो जब मिस्टर राणावत मुझे ढूंढने के लिए तुम तो पहुंच गए तो तुम्हारा वो हाल होगा जैसा कभी सोचा भी नहीं होगा। आर्या ने उस परछाई को देखकर धमकी देने वाले लहजे में कहा। आनिक्य के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर अलग ही नूर था और गुरूर साफ नजर आ रहा था। अभी वो उस दूसरी परछाई को घूर ही रही थी कि तभी वो पहली परछाई उसके सामने आ गई जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था। आर्या उस इंसान को देखकर शॉक रह गई। क्या हुआ, हैरान रह गई खुद को आईने में देखकर। हाँ 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 हाँ, ये कहते हुए पहली परछाई पागलों की तरह हंसने लगी। वहीं आर्या अजीब तरह से अपने सामने खड़ी लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। क्या हुआ, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ क्या, जो तुम्हारी नजरें ही नहीं हट रही मुझ पर से, उसने चिढ़ाते हुए कहा। खैर, अब तुम्हें इतना विश्वास है अपने मिस्टर राणावत पर तो मैं बता दूं, जब एक आर्या सबके सामने है तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। कहते हुए वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी।